अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त सियासी मौसम तो खासा गर्म है। यूं तो मौसम सर्द है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सियासत में काफ़ी गर्मा गर्मी चल रही है और तुंद तेज़ बयानात का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में प्राइम मिनिस्टर साहब भी मैदान में उतरे हैं और आज जब उन्होंने आम लोगों से, पब्लिक से बातचीत की और कॉल्स ली, बराह रास्त उनके सवालों के जवाब दिए, तो वहाँ पर उन्होंने जहाँ दो बातें, अगर हम ये कहें कि मेनली उनका फोकस थी, एक तो वो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उस पर बात कर रहे थे और इसी से रिलेटेड ज़ाहिर है सवालात का भी सामना करना पड़ रहा था उन्हें, और दूसरा जो मामला था वो अपोजिशन का था, सियासी मामला थे जिसके ऊपर उन्होंने खुलकर बातचीत की। तो दो मेन उनके जो थे वो फोकस नज़र आ रहे थे। इसके हवाले से हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन महंगाई के हवाले से जैसे मैंने कहा कि उन्होंने बात की, पहला सवाल ही महंगाई से मुतालिक था और उस पर उन्होंने सैर हासिल गुफ्तगू की और कहा कि जनाब ये तो हाँ बिल्कुल महंगाई है और ये एक वो चीज़ है जो उन्हें सोने नहीं देती, और इसके साथ साथ उन्होंने फिर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया कि उसकी वजूहात क्या है और फिर अपनी कामयाबियां भी गिनवाई कि उन्होंने उसको किस तरह से मेंटेन भी किया और मईशत में और क्या कुछ अच्छा हो रहा है ये भी बताना ज़रूरी है। थोड़ा मीडिया को भी इस पर उन्होंने लताड़ा कि जनाब आप अच्छे तरीके से बताते नहीं हैं, एक्सप्लेन नहीं करते, दोनों साइड की सिचुएशन नहीं बताते। और अपोजिशन के हवाले से उन्होंने तुंदो तेज़ बयानात दिए जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये तो चोर नहीं बल्कि डाकू हैं, और अपोजिशन लीडर को तो वो अपोजिशन लीडर मानते ही नहीं हैं, बहुत बड़ा मुजरिम समझते हैं, NRO नहीं देंगे। फिर से उन्होंने इस बात का यादा किया और ये भी कि जनाब ये सारा जो मामला है कि ये सारा कुछ जो चाह रहे हैं दबाव है, ये ब्लैकमेलिंग करते हैं, और उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए ब्लैकमेल नहीं होगा। ये इमरान खान साहब की थॉट्स हैं अब जबकि वो 7 साल हो चुके हैं उनको हुकूमत करते हुए, और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो महंगाई का मामला है उसके ऊपर अवाम उनसे खासे खफा भी नज़र आते हैं। लेकिन क्या वाकई इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात में, जितना इमरान खान साहब उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे ऐसा ही है या नहीं, इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। पहले जाऊँगी इमरान साहब की तरफ। इमरान साहब, वो तो मुझे लग रहा है आपसे कुछ शिकवा कर रहे थे, वो कह रहे थे आप लोग जो है ना वो बस महंगाई का रोना रोते रहते हैं और ठीक से बातें नहीं बताते कि भाई ओवरऑल भी महंगाई है, अच्छी चीज़ें क्या हो रही हैं। तो आज तो मुझे लग रहा था कि वो प्रोग्राम आपका देख के बैठे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, खान साहब की तकरीर में ना आमतौर पे ऐसी ही बातें आजकल होती हैं जो उन्होंने की हैं, लेकिन आज कुछ ऐसे बातें ज़रूर उन्होंने की हैं जिन पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। और रहेगी तारीफ़ की और तनकीद की बात, तो हम तो जो उन्होंने कहा है ना अच्छे अंदाज में तनकीद होनी चाहिए। कम से कम हमारे व्यू पॉइंट में तो हिलाली साहब उनकी तारीफ़ें भी बहुत करते हैं और हम उन पर तनकीद भी मुस्बत अंदाज में ही करते हैं, और तनकीद बराए इस्लाह के लिए ही बात की जाती है। लेकिन आज में सबसे अहम जो बात है वो ये मुझे सोच में पड़ गया उनकी बात सुन के कि वज़ीर आज़म साहब, मेरे हर दिल अजीज़ वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब क्यों ये समझते हैं, या उन्हें यह क्या खुशफहमी है क्या कि वो उन्होंने सियासत में आके तो पाकिस्तानी कौम पे कोई एहसान किया है। देखिए, आज भी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी मुझे तो सियासत में आने की क्या ज़रूरत थी, मैं तो बड़ी पुरऐश ज़िंदगी गुजार सकता था, आरामदेह ज़िंदगी गुजार सकता था। तो हाँ साहब, अगर आपको कोई ज़रूरत ही नहीं थी तो फिर आप क्यों आए सियासत में? माफ़ कीजिएगा, आप भी उसी ज़रूरत के तहत सियासत में आए जिस ज़रूरत के तहत दूसरे सियासतदान आते हैं। आप भी इक़्तिदार में आना चाहते थे, इक़्तिदार लेना चाहते थे। आप अगर ये बात ना होती तो आप इलेक्टेबल्स को कभी भी अपने साथ शामिल ना करते। आप पीपल्स पार्टी से, नून लीग से, दूसरी पार्टियों से वो लोग जो जिनको आज आप बैसाखियाँ करार देते हैं, कभी भी वो बैसाखियाँ ना लेते। इसी तरह से अपने इत्तेहादों की इत्तेहादियों की बैसाखियाँ भी ना पकड़ते। आपने ये सब बैसाखियाँ अपनाई, पकड़ी तो क्यों से? इसलिए कि आप भी इक़्तिदार हासिल करना चाहते थे। आज जब आपने इक़्तिदार हासिल कर लिया तो अब आप अगर ये कहें कि मुझे क्या ज़रूरत थी आने की, जनाब जब आप वज़ीर आज़म हैं और हमारे तो हर दिल अजीज़ वज़ीर आज़म है, तो फिर तनकीद तो होगी, फिर आपकी बात तो होगी, तो फिर उसका हौसला भी होना चाहिए। ठीक है, चलें जी, आपको ये लगता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। बहरहाल वो ये कहते हैं कि उनका मकसद जो था वो मुल्क की फलाह के लिए आए हैं, वो बेहतर करने के लिए मुल्क को आए हैं। लेकिन हिलाली साहब, महंगाई से उन पर सवाल हुए, उन्होंने एक्सप्लेन किए, बहुत सारी चीज़ें इकॉनमी के ऊपर उन्होंने रिवील की। आपको लगता है कि अच्छे से उन्होंने अपना केस लड़ा और वाकई अंडरस्टैंड करना चाहिए लोगों को जो मुश्किलात हैं जिसका उन्होंने जिक्र किया वो वाकई रियल प्रॉब्लम्स हैं? जी हाँ, वो तो मैं ज़रूर जवाब दूंगा, मगर उससे पहले ये जो इमरान याकूब साहब ने कहा है
कि ये तो सिर्फ इख्तिदार के लिए आना चाहते थे, और क्यों आए, नहीं आना था अगर इख्तिदार नहीं चाहते हैं। वाह 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 वाह, ये रहम खा रहे हैं। एक्चुअली उन्होंने हमारे पे रहम किया है, रहम किया है। नहीं तो आप सोचिए इन दोनों फैमिलीज़ में एक फिर हमारे ऊपर रोते, इसलिए कि अवाम को तो उन्होंने हिप्नोटाइज कर लिया है ना, ये दो फैमिलीज़ जो हैं ना। वो तो ये तो शुक्र है कि वो आए हैं। अगर मैं प्रिडिक्ट कर सकता था फ्यूचर, तो फिर मैं उसके घर के बाहर खड़ा होता और कहता खुदा के लिए कुछ करो, निकलो, तुमने कुछ तो कुछ हासिल किया है, तुम्हें रिकग्निशन है, पॉपुलैरिटी है, आओ हमें बचाओ इनसे। तो हम तो बड़े खुश हैं वो आए हैं, और अगर उनको ज़रूरत भी नहीं थी और अगर उनको तकलीफ़ होती है अभी, तो कोई बात नहीं, बर्दाश्त करें, इसलिए कि बहुत सारे लोग हैं जो खुश हैं कि आप आएँ और चाहते हैं कि आप रहें। अब आपको मैं बताता हूँ उन्होंने जो कहा, हम क्या कहते रहे हैं, हमने महंगाई जो है सबको पता है, इम्पैक्ट हुआ है महंगाई को। उसने कोई 15 मिनट एक्सप्लेन किया कि सबसे अमीर मुल्कों को महंगाई का क्या इम्पैक्ट हुआ है। अब जब हम कहते हैं कि हर जगह महंगाई इम्पैक्ट हुआ है, हमें कहा जाता है दफा करें दूसरे लोगों को, हमारा महंगाई देखिए, लोग तो अपना ही सोचते हैं अपना। तो फिर अपना अगर आप सोचते हैं तो वर्ल्ड बैंक के थोड़े से फिगर्स पढ़ लें, वर्ल्ड बैंक के थोड़े फिगर्स देख लें कि पॉवर्टी कम हुआ है 5.3% 2020 से 4.8% 2021 में, और 4% होगा 2023 में। कम हो रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रहे, वो कोई हमारे लोग नहीं है, वो ये नहीं, वो पीटीआई के लोग नहीं हैं, वो पाकिस्तानी भी नहीं है, बल्कि काफ़ी सारे दुश्मन मुल्कों से। वो कह रहे हैं ये होगा, तुम्हारा महंगाई कम होते जाएगा। तो खुश हो थोड़ा सा, मैं नहीं कहता ज्यादा खुश हो, बल्कि मैं कहता हूं बिल्कुल खुश नहीं हो, ये एक स्टैटिस्टिकल इम्प्रूवमेंट है, मगर है एक कम से कम है। मैं कहता हूं 72 नहीं अगर हुआ है तो उससे ही खुश हो। नहीं, ये तो कंसीड करने के लिए तैयार नहीं है। तो वो क्या कह रहे थे जो आपने कहा आपके इंट्रोडक्शन में, हमारा तकसीम हुआ है, हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट में हर चीज देखते हैं, ग्रे में कुछ चीज नहीं होता है। मीडिया डिवाइडेड, पॉलिटिक्स डिवाइडेड, मने के अवाम तकसीम। तो ये एक आपको लगता है मसाइल, ठीक है। चलिए इलाही साहब एक तीसरी राय भी शामिल करते हैं। इस वक्त मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद, जो कि सीनियर आइन का पर्सन है, तज्जियाकार है, उनकी भी राय जानते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो गुफ्तगू की है। मालिक साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे इसी बारे में ही पूछ लेती हूँ, जो उन्होंने मीडिया के हवाले से बात की और फिर जो दीगर उनकी बातें, उन्होंने कहा जी मीडिया मायूसी फैला रहा है और कुछ एंकर्स जो हैं शाम में आकर ऐसे दिखाते हैं कि जैसे सब कुछ जो है वो ख़राब हो गया है, तबाह बर्बाद हो गया है, और आप लोग बहुत मायूसी फैलाते हैं। जो पॉजिटिव चीज़ें वो भी साथ बताया करें अगर तनकीद कर रहे हैं। तो ये आप समझते हैं कि मीडिया की रिपोर्टिंग में इशू है? नहीं, देखें इश्यूज होते भी हैं, नहीं भी होते, लेकिन आप जनरलाइज नहीं कर सकते। देखिए अंग्रेजी में फिक्रा होता है शूट द मैसेंजर। अब ये वही डॉक्ट्राइन है यहाँ पे कि ठीक है जी, जो खबर लेके आ रहा है उसको वो बुरा है क्योंकि वो बुरी खबर सुना रहा है। इशू ये है कि फिर उन्होंने 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की, अच्छा बोले, करप्शन पे बड़ा अच्छा बोले। मैं उनके उस व्यू पॉइंट से एग्री करता हूँ कि जो लोग इश्तिहारी हों, सब कुछ हों, उनको मीडिया पे क्यों कवरेज हम दें जस्ट बिकॉज पॉलिटिशियन है। अगर कानून से भागा हुआ आदमी है, मैं उस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। आई डोंट थिंक जो फ्यूजिटिव्स ऑफ लॉ हो उनको नेशनल मीडिया पे जगह मिलनी चाहिए। आए कानून के सामने सरेंडर करें, जितनी मर्जी तकरीरें करें, हम चलाएंगे। उस व्यू पॉइंट से मैं एग्री करता हूँ। लेकिन ये कह देना कि जी कुछ लोग शाम को मायूसी फैलाते हैं, बेहतर था बता देते वो कुछ लोग कौन है। कहीं आपका ही ना नाम ले लेते हैं मालिक साहब। ले नहीं, मैं ऐसे कह रहा हूँ ना कि ले लेते हैं ना, हमारा भी चाहे नाम ले लें। बात ये है, अगर सवाल करना या फैक्चुअल पोजीशन को सामने लाना, गवर्नमेंट की तारीफ ना करना, अगर ये मायूसी फैलाना है, तो फिर मुझे नहीं पता फिर मायूसी फैलाने में और जर्नलिज्म में क्या फर्क है, और कौन से उनको जर्नलिस्ट पसंद हैं जो उनका बहुत अच्छे लोग हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं, शायद जो उनकी हमसराई करें वो अच्छे लोग होंगे। देखिए ये गलत बात है, वो वक्त इनको भी याद रखना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि जी एक गवर्नमेंट का आदमी होता है, 3 अपोजिशन का होता है, तो वो बड़ी, ये भी जमाने में थे जब ये लोग अपोजिशन में थे तो ये भी 2-3 होते थे और एक गवर्नमेंट का होता था। आपकी 3-4 बड़ी जमातें हैं। आई थिंक नाज़रीन को बताना जरूरी है क्यों 2-3 लोग होते हैं।
मसलन आपने पॉलिटिकल बहस करनी है, आप एक पीटीआई का बंदा बैठाते हैं, आप एक पीपल्स पार्टी का बैठाते हैं, एक आप पीएमएलएन का बैठाते हैं, तो ये दो तो होंगे ही ना, क्योंकि ये सबसे बड़ी जमातें हैं। वो कहते हैं एंकर भी साथ मिल जाता है ऑपोजिशन के मेंबर्स के। एंकर का काम है डिबेट को मॉडरेट करना, कि डिबेट रेलिवेंट रहे टू द, कोई ना ऑपोजिशन वाला जलसा बनाए ना सरकार वाला जलसा बनाए। ठीक। और आप देखिएगा हम प्रोग्राम्स में कोशिश होती है कि हमेशा गवर्नमेंट के नुमाइंदों को ज्यादा टाइम मिले, बिकॉज वो 2-3 लोगों के सवाल का जवाब दे रहा होता है। मालिक साहब, ये नहीं हो सकता। मालिक साहब, नहीं, मैं एक चीज और ऑन रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ, इमरान खान साहब को अपने लोगों को भी चाहिए, इनके जो वुज़रा हैं उनके अब इस वक्त इतने ज्यादा मुतालबात हो गए, जी मैं अकेला आऊंगा, मैं 1-on-1 बात करूंगा, मैं किसी के साथ बैठूंगा नहीं। भैया आपके लोग खुद प्रोग्राम्स में नहीं आते, और अगर आपकी रिप्रेजेंटेशन व्यू पॉइंट की एक खास मेयार की नहीं है, वो इसलिए कि जो आपके टॉप वजीर हैं वो हर कोई यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर समझते अपने आप को, कहते जी मैं अकेला ही आऊंगा। और आप नोट कर लीजिए, इनके बहुत से वुज़रा हैं जो अकेले आएंगे, सेगमेंट करके चले जाएंगे, फिर आप कहेंगे जी उस प्रोग्राम के अंदर हमारा व्यू पॉइंट नहीं चला, आपके अपने लोग नहीं बैठते आके, तो डोंट ब्लेम द मीडिया फॉर दैट। बिल्कुल। अच्छा मालिक साहब, 2-3 चीज़ें जो मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो ये कि मुझे ये बताएं कि ये वही इमरान खान साहब है ना जो मीडिया की तारीफ़ें करते नहीं थकते थे और ख़ुद कहते थे कि आज मैं जहाँ भी हूँ ये मीडिया की वजह से हूँ, तो आज ये अचानक क्या ऐसी सूरत हाल है कि वही मीडिया इनको अब एक आंख नहीं बाता, अब स्वाय चंद लोगों के इन्हें सब लोग जो है बुरे ही लगने लग गए। देखिए ये हमेशा इक़्तिदार का इशू है। आपको भी इतने साल हो गए हैं जर्नलिज्म में, मुझे आप बताएं, जब अपोजिशन में होते हैं सारे पॉलिटिशियन आपके दोस्त होते हैं ना, तो जब वो वजीर बन जाते हैं उनसे आपके ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। वो कहते हैं यार तू तो मैं 30 साल को जानता था, तू मेरे खिलाफ खबर करती, तू है गल करती। अब इसमें बंदा क्या करे, ये कुछ इक़्तिदार के लवाजमात हैं और कुछ ऑपोजिशन की ज़बान। अच्छा मालिक साहब, जो ये इकोनॉमी को उन्होंने डिफेंड किया कि वो कह रहे हैं बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, हमारा ग्रोथ रेट ऐसे ही तो नहीं अच्छा, जाहिर है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो हमारा ग्रोथ रेट अच्छा आ रहा है। दूसरे जो इंटरनेशनल इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक हो, यूएन की भी मैंने पिछले दिनों रिपोर्ट देखी थी, उसमें भी, और भी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में भी, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में पॉजिटिव चीजें नजर आती हैं। बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप जरा इकोनॉमी, हर आदमी की जो पर्सनल इकोनॉमी होती है वही इकोनॉमी मैटर करती है। इदारे देखते हैं जी पर कैपिटा इनकम, वो आपकी देखते हैं इनकम, उसको टोटल नंबरों पे डिवाइड कर देते हैं और आपकी पर कैपिटा इनकम हो जाती है। उसमें अगर इजाफा हो गया जबरदस्त बात है। बात यह है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अभी मैं एक छोटी सी मोटी बात करता हूँ, ज्यादा टेक्निकल नहीं होते। इन्होंने बड़े कर्जे दिए 3% के ऊपर, टर्फ का जो इन्होंने कर्जे दिए, बड़े बड़े कारखानों को दिए, बिल्कुल उनकी इनकम में बहुत इजाफा हुआ, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट कोई नहीं था। इस गवर्नमेंट ने 2 लोगों को पैसे दिए, या बहुत अमीरों को कारोबार बड़ा करने के लिए, या बहुत गरीबों को एहसास प्रोग्राम में कि वो भूख से ना मरे, उनको पैसे मिल जाए। इकोनॉमी चलती है मिडिल क्लास से। आज तक SME पॉलिसी, आपको 3 साल बाद इन्होंने टूटी फूटी पॉलिसी अभी अनाउंस किया, उसकी भी डिटेल्स नहीं आई। जो आपकी मिडिल क्लास है वो तबाह हो गई है और इसमें आपकी 90% एम्प्लॉयमेंट है। आप देखें ना, जो आपका 40-50 हजार से लेके लाख रुपया कमाने वाला खानदान था, वो तबाह हो गया। ना वो उन गुरबा में, ना वो अमीरों में है, एंड दैट इज वेयर द बल्क लाइज। यहाँ पे बल्क है सोसाइटी का। तो अगर आपने बिल्कुल कागजों के अंदर टेक्निकली यस आपने एक्सपोर्ट की, जी हमेशा हमें आपको सुनाते हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। देखिए जब एक टेक्सटाइल मिल ने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाई और वैल्यू बढ़ी, बिल्कुल पैसा आया, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज भी आया, लेकिन उसके साथ उतनी जॉब क्रिएशन नहीं हुई, मशीन्स नहीं आ गई, सब कुछ हो गया, जॉब एक्सपेंशन या ट्रिकल डाउन नहीं आया। सिमिलरली अगर एक बंदे को जहाँ 3 टाइम का खाना नहीं मिलता था, आपने उसको 3 टाइम का खाना दे दिया, बहुत अच्छा किया। जो गरीब तरीन तबका उसकी हेल्प करें। असल चीज है आपकी SME इंडस्ट्री। SME इंडस्ट्री तबाह हो गई है आपकी इन 3 सालों में। आपका जो सफेद पोश तबका है वो तबाह हो गया। अच्छा मालिक साहब, ये इकोनॉमी पे बात की, मीडिया पे बात की, लेकिन एक उन्होंने और बड़ी बात की जो मेरे नज़दीक बड़ी अहम है, वो ये है कि उन्होंने एक इशारा भी किया कि अगर उन्हें निकाला गया तो बहुत ख़तरनाक होंगे। तो ये इशारा किस तरफ है? क्या वाकई वो समझते हैं कि उन्हें निकालने की कोशिश हो रही है? मैं क्या कहूँ, यही कहूँगा कि मैं आपकी सादगी पे और आपके भोलेपन पे मैं निसार हूँ, और मैं क्या कह सकता हूँ आपको। ऐसे और बहुत सारे सादा लोग हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें उनके लिए मालिक साहब कि नहीं, ये जो आपके साथ बैठे हुए ये बड़ी चीज है, ये बड़ी खतरनाक चीज है, ये मेरे से बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं।
अच्छा चले ये वैसे बता दें कि ये ऑपोजिशन जो है ये भी कह रही थी कि हम तहरीक-ए-कदम एतमाद ला रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब थोड़े से वो भी पीछे हट रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि फिलहाल ये टेन्योर तो गवर्नमेंट का पूरा होता नजर आ रहा है। और ऑपोजिशन के तो अपने ही पहले मसले खत्म नहीं होते, आपस में इनके इतने रिफ्ट्स हैं। मौलाना साहब ने 23 मार्च की तारीख सुनाई थी पीडीएम की, 1 या 2 अप्रैल से रमजान शुरू हो जाएगा। आप मुझे उस तहरीक का मकसद बता दें। चलें, मैं कहता हूँ आपने जी 10 लाख बंदा निकाल दी, अगर 2 लाख दिन बाद उस 10 लाख बंदे ने वापस अपने घरों में चले जाना है तो क्या होगा? 2 हेडलाइंस है अखबारों की 2 दिन, कोई 50 घंटे प्रोग्रामिंग हो जाएगी, गवर्नमेंट पे क्या असर होगा? कुछ भी नहीं होगा। ऑपोजिशन कुछ और चीज पे बैठी हुई, ये इनका ख्याल ये है, और जो प्राइवेटली कहते भी हैं कि जी शायद इख्तलाफात बहुत बढ़ जाएंगे अगली एक बहुत एक कलीदी अपॉइंटमेंट के ऊपर, और इन्होंने सारी अपनी सियासत का दारोमदार उस अपॉइंटमेंट के होने ना होने पे रखा हुआ है, और ये सारी चीजें हैं जिस पे असल इनका दारोमदार है। गवर्नमेंट को मैं हमेशा से कह रहा हूँ जी, गवर्नमेंट को असल खतरा अपनी नॉन डिलीवरेंस से है। इस ऑपोजिशन ने कुछ डिलीवर नहीं करना, और मैं हमेशा से कहता हूँ गवर्नमेंट चौंसी हैं, ऑपोजिशन कभी इलेक्शन नहीं जीतती, गवर्नमेंट इलेक्शन हारती हैं। तो इशू गवर्नमेंट का इनकॉम्पिटेंस और नॉन गवर्नेंस का है, और वही उनके लिए खतरा है। मैं इस ऑपोजिशन को फ्रैंकली उनके लिए सीरियस खतरा नहीं समझता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद मालिक साहब, आपने वक्त और जनाब बी मालिक साहब के पॉइंट ऑफ व्यूज आपने जाने। लेकिन हिलाली साहब आप किस हद तक इस बात से एग्री कर रहे हैं कि जो ऑपोजिशन के बारे में वो ये कहते हैं ये चोर डाकू ये वो, लेकिन लोग तो फिर यही कहते हैं इवेंचुअली कि भाई आप तो इनके लिए कुछ कर नहीं सके, इनको इनसे कुछ निकाल भी नहीं सके, और फिर आप कहते हैं कि जी मैं तो इनके साथ हाथ भी नहीं मिलाऊंगा, ना कोई एनआरओ दूंगा। वही बातें सुन सुन के आप नहीं समझते कि लोग बोर हो जाते हैं और कहते हैं कि आपने कुछ निकाला है नहीं, लेकिन बातें वही हैं आपकी स्टेल। आपका क्या ख्याल है कि टैक्सेस, ये कह रहे हैं कि मिडिल क्लास तबाह हो गए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर बड़े क्लास जो अपर क्लासेस टैक्स नहीं देते हैं वो किसका कसूर है? अगर आप जानना चाहते हैं कि लोगों से टैक्स कैसे निकालते हैं तो आप चले जाएं 1958 पे, और मैं अपने आँखों के सामने देखा है कि टैक्स कैसे निकलते हैं अमीर लोगों से। उस तरीके से निकलते हैं कि उनमें खौफ और डर आ जाता है, और वो अपना सोना निकाल के कानों से और हाथों से और WC में फेंक रहे थे। इसलिए उनको फिक्र हो गई थी कि लोग आके कहेंगे कि ये सोना किधर से आया, ये इधर ये आपका वेल्थ कैसे आया, हमें बताएं। और जब उनको नहीं बताते थे तो उसी वक्त जेल। और फिर क्या होता था उनके साथ? अगर आपके पास ऐसा कानून नहीं है और ऐसे रिवाज आपके पास अभी नहीं है, स्टे ऑर्डर्स का रिवाज है, डिले और डिले का रिवाज है, प्रोक्रेस्टिनेशन का रिवाज है, आई एम सॉरी। मुझे बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मिले हैं जिनको शर्म आती है जब सिंध गवर्नमेंट को ने 22,000 से 25,000 किया था मिनिमम बेसिक पे, तो ये जो बड़े फैक्ट्री ओनर्स हैं इन्होंने शोर मचा दिया कि हम कैसे दे सकते हैं। हालांकि एक एक की गाड़ी देखे पीछे बाहर क्या खड़ी हुई थी, उनके रिकॉर्ड देखे फॉरेन ट्रैवल पे क्या था। बिल्कुल ठीक। कौन निकालेगा उनसे पैसे? चाहिए कि आगे पास ऑन करें, अगर वो अच्छा कमा रहे हैं तो आगे अपने वर्कर्स को भी खुशहाल करें, उनके लिए भी सोचें। बिल्कुल नहीं। क्या कह रहा था इमरान खान क्या कह रहा था? सुनिए, इमरान खान कह रहा था टैक्स दो। नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि मैं वैसे भी इंडस्ट्रियलिस्ट से बात कर रहा हूं कि आप अपनी वर्कर्स की सैलरीज को भी बढ़ाएं, और उनके ऊपर ये भी उन्होंने नहीं, वो कहता है कि टैक्सेशन पे भी बात की है। बिल्कुल, टैक्स दो। अगर तुम टैक्स दोगे तो मिडिल क्लासेस को टैक्स कम उनसे हम इतना टैक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, तुम नहीं करते हो, तुम पनिशमेंट नहीं होगी ना, क्या सजा मिलता है? ठीक है हिलाल साहब, लेकिन अगेन बात तो वही आ जाती है ना कि ये नहीं लेना, इसलिए कि तबाह हो गए और लेना भी तो गवर्नमेंट का ही काम है ना। बहरहाल बेचारे के पास सख्ती रियायत क्या है? ऑल राइट, चले मैं थोड़ी सी पॉलिटिकल बात करना चाहती हूँ। मेरे से इकॉनमी पे काफी बात हो गई है। असद उमर साहब ये कहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब को भेजने का जो फैसला था वो 100% इमरान खान साहब का था, जो कि पहले हम देखते रहे कि वो उस तरह से नहीं करते।
जी, तो इमरान साहब फैसला तो कहते उन्होंने किया है, फिर वो बार बार इस बात पे क्यों परेशान होते हैं कि वो बाहर चले गए? समीना, बात ये है कि फैसला इस पे भी मैं आ जाता हूँ। पहले मैं वो जो मालिक साहब से मैंने सवाल पूछा था ना, कि जो इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि मैं मज़ीद ख़तरनाक हो जाऊँगा, तो मैं ये समझता हूँ कि ये अपोजिशन के लिए नहीं था, ये किसी और को भी मैसेज था कि अगर मुझे निकालने की कोशिश की तो फिर मुझे संभालना, ये भी फिर कहेंगे मैं मुझे क्यों निकाला। ये उससे भी ज्यादा जोर से कहेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं इस बात पे। देखिए, असद उमर साहब ने जो कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का फैसला है, तो मैं तो ये कई दफ़ा यहाँ कह चुका हूँ, जिस पे लाली साहब मेरे साथ नाराज़ भी होते थे कि नहीं उनका फैसला नहीं था या क्या था, लेकिन ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ही फैसला किया था। वो अलग बात है कि किन मजबूरियों से किया, क्या उन्हें कहीं से कहा गया था, क्या वो उनकी काबीना के लोगों ने कहा, या वो सिर्फ शीरी मज़ारी के आंसू देख के उन्होंने फैसला किया, लेकिन बहरहाल फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने किया था। ठीक है, तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। इसमें कोई कंट्रोवर्सी इसका मतलब है फिर खान साहब पछता रहे उन्हें भेज। जी बिल्कुल। जी लाली साहब कर लें कमेंट। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ऑफ कोर्स उसने फैसला किया था इमरान खान ने, मगर क्यों किया था, किस बुनियाद पे किया था? वो बुनियाद था लेबोरेटरी का रिपोर्ट, और वो लेबोरेटरी का रिपोर्ट से, मगर मैं फिर पूछना चाहता हूं इमरान खान को कि क्या वही लेबोरेटरी रिपोर्ट अगर एक नॉन प्राइम मिनिस्टर होता या कोई गरीब होता, क्या आप उसको कॉन्विक्ट को बाहर जाने देते? और आंसर इज नो। तो क्यों नहीं अदालतों के पास गए आप उस पर फिर वो अपना कहते हैं कि हम तो एफिडेविट लेके, हम तो पैसे लेके जाना देना चाहते थे, लेकिन अदालत ने फिर वो बॉन्ड खत्म कर दिया। यार मेरे को एक मिनट सांस तो लेने दो ठीक से, प्लीज। हाँ, प्लीज लेट मी फिनिश। मैं ये जानना चाहता हूं अदालतों ने क्यों कहा कि ये एग्जीक्यूटिव का फैसला है? व्हाई इज इट एग्जीक्यूटिव का क्यों फैसला है भाई? ये एक आदमी का ह्यूमन राइट नहीं है, राइट टू लाइफ नहीं है क्या? उसको सजाए मौत मिला था, उसको 8 साल का सजा मिला है शायद, ऐसा कुछ है क्या? वो एक आदमी जो 20,000 प्लेटलेट्स या 2,000 में से तो खैर इंतकाल हो ही जाना था, 20,000 प्लेटलेट्स में क्या वो उसकी लाइफ इन जेपडी थी? तो क्यों नहीं अदालत ने कहा उसका सजा 8 साल का है, ये ऑफेंस ऐसा है कि ये सजाए मौत नहीं हो सकता, फिर जाने दें इनको? क्यों नहीं उन्होंने फैसला किया? वो क्यों कह रहे हैं, एग्जीक्यूटिव को कह रहे हैं फैसला करो, क्यों? मुझे बताएं। क्योंकि इसलिए से नाम तो उन्होंने निकालना था ना, कि वो जिम्मेवार नहीं होना चाहते थे। आप समझ गए हैं ना? हाँ, ये कोई रिस्पांसिबिलिटी तो नहीं मैं जो होता, अगर मैं इमरान खान की जगह होता, मैं कहता आई एम सॉरी, मेरे पास ये इख्तियार नहीं है। किसी गरीब आदमी और किसी गैर प्राइम मिनिस्टर कभी पाकिस्तान के 74 साल के तारीख में कॉन्विक्ट को ऐसा नहीं जाने दिया है, मैं नहीं जाने दे सकता हूं। मगर अगर आप समझते हैं कि उसका ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू लाइफ वायलेट हो रहा है और आप उसको जाना देते हैं, बता दो मुझे, मैं फौरन छोड़ दूंगा। क्यों नहीं हुआ ये? बस उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी, हर कोई एक दूसरे पे जिम्मेदारी डाल रहा था। जी इमरान साहब। हिलाली साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तो पता नहीं आपका जवाब दें या ना दें, लेकिन अगर मुनासिब समझें तो मैं आपकी मुश्किल आसान कर देता हूँ। हाँ जी, गुजारिश ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इसलिए ये फैसला किया, देखें अदालत का फैसला था ही नहीं, ये उन्होंने फैसला इसलिए किया कि सिर्फ अदालत के या उन्होंने अपनी टीम के कहने पे नहीं उन्होंने करना था, उनको कई तरफ से दबाव थे कि ये फैसला करना है, और फिर उन्होंने उस पर किया। दूसरी जो हिलाली साहब बात कर रहे थे रिपोर्ट्स की, रिपोर्ट तो सरकारी लेबोरेटरी से ही आई थी ना, तो अगर मैं यही कह रहा हूँ कि ये सब कुछ उनको भिजवाने के लिए सब कुछ किया गया था। बिल्कुल ठीक है। चले जी देख लेते हैं आने वाले दिनों में मुल्क की सियासत क्या रुख इख्तियार करती है। प्राइम मिनिस्टर साहब भी आज काफ़ी अपोजिशन पे एग्रेसिव नज़र आए हैं और अपनी गवर्नमेंट का और अपनी जो परफॉर्मेंस है उसका
एक दिफा करते हुए हमें नज़र आए हैं, लेकिन क्या आवाम इससे सेटिस्फाइड हुई है ही नहीं, ये तो फैसला आपका ही है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो आज खास तौर पर बात करेंगे राना शमीम साहब के हवाले से। जनाब साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान जिन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और इस हवाले से काफ़ी इंकशाफात हो रहे हैं, क्या ये केस जो है वीक पड़ा है और इसके क्या असरात हो सकते हैं आने वाले दिनों में, इसके हवाले से भी खुसूसी गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। एहतसाब के मामले पर खुद ये भी हुकूमत का मानना है कि जनाब हम नाकाम ज़रूर हुए हैं, उस तरह का एहतसाब नहीं हो सका जैसा होना चाहिए था, लेकिन शहजाद अकबर साहब अभी भी पुरुम्मीद है और उनका ये कहना है कि जनाब ये तो साल ही सज़ाओं का साल है और सबको सज़ाएँ होंगी। अच्छा देखते हैं क्या वाकई ऐसा होता नहीं, लेकिन हम खास तौर पर बात कर रहे हैं राना शमीम साहब के हवाले से और उनका केस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, फ़र्द जुर्म उन पर आयद हो चुकी है और इस हवाले से काफ़ी पेशरफ्त हो रही है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर उनका ये केस साबित होता है तो इससे ज़ाहिरी सी बात है आगे जो मामलात हैं नवाज शरीफ साहब के केस के हवाले से उस पर भी असरात पड़ेंगे कि वो भी फिर किसी न किसी तरह वीक होगा या नहीं होगा। यकीनी तौर पर ये कानूनी बहस भी है, लेकिन ये भी देखना होगा कि आखिर इस केस का गठजोड़ जो है मुस्लिम लीग नून के साथ निकलेगा तो उससे क्या असरात मुरतब होंगे, पॉलिटिकली भी देखना होगा इसको। तो जनाब इसी हवाले से गुफ्तगू करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ कि हमारे जो खुसूसी नुमाइंदे हैं आसिम नसीर, उनसे खुसूसी तौर पर गुफ्तगू की है शहजाद अकबर साहब ने और राना शमीम के केस के बारे में जो उन्होंने कहा वो पहले सुन लेते हैं और फिर आगे बात करते हैं। मैंने सहूलतकार का इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने उसको मरकजी किरदार कहा है। मैंने एक सिंपल सी बात कही है कि ये जो सारा एफिडेविट है इनके दफ्तर में बैठ के इनकी वहाँ पे लिखा गया और ये चीज़ आने वाले दिनों में अदालत में इंशाल्लाह यहाँ भी हो जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ न सिर्फ मरकजी मुल्ज़िम है, मरकजी किरदार है इस पूरी साजिश का। तो उनका कहना है कि ये सारा केस भी बेसिकली इसके मरकजी किरदार है नवाज शरीफ साहब, ये उनका मानना है। तो क्या ऐसा ही है? पहले हिलाली साहब की तरफ जाऊंगी। हिलाली साहब, क्या आपको दिखाई दे रहा है इस केस में किसका आपको लग रहा है कि रुख जो है किस तरफ जा रहा है? राना शमीम का केस आपको वीक दिखाई दे रहा है और क्या वाकई नवाज शरीफ साहब इसका साजिश का हिस्सा हो सकते हैं? भाई पहली बात तो ये है कि मुझे हैरानगी इस पे है कि शरीफ्स ने अब 5 दफ़े कोशिश की है कि कोर्ट को मिसलीड करें, कौम को मिसलीड करें, पब्लिक को मिसलीड करें, ठीक है ना, फ्रॉड करें। कलीबरी कतारी का ख़त, ऑडियो अरशद मलिक का, ऑडियो साकिब निसार का और अब ये एफिडेविट गत्री का। आपका क्या ख्याल है ये क्या हो क्या रहा है हमारे अदालतों के साथ? जो आदमी आगे झूठ कहता है मान भी जाता है और कुछ नहीं होता है उसको। मैं तो समझता हूं कि ये सवाल इट्स एन इंसल्ट टू आर्म्स इंटेलिजेंस। मैं ये जानना चाहता हूं कि कब कुछ ऐसा पेनल्टी होगा लोगों के साथ जो आके सीधा साधा झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं होता है, बस वो झूठ पे झूठ चलता रहता है। आई मीन रिमार्केबल यार। तो मैं तो समझता हूं कि लिंक क्या मतलब लिंक किसके साथ लिंक है? यानी नवाज शरीफ साहब के साथ लिंक है। फिर उन्होंने यानी ये सारा आपके ख्याल से पूरा ख्याल में ये जो 5 वाक़ये आपको दिए हैं, कलीबरी, कतारी, अरशद मलिक, साकिब निसार और एफिडेविट, ये किसको मदद करते हैं भाई? ये कोई सवाल है आपका पूछना कि लिंक है कि नहीं? हु डू दे हेल्प? सही है, नवाज शरीफ साहब को। और अब वो मॉकरी ऑफ द लॉ। और अब तो वो उनकी ऑडियो टेप भी सामने आ चुकी है गत्री की, जिसमें वो बता रहे हैं, वो भी एक वो एविडेंस था जो पहले उन्होंने हाइड कर रखा था, वो भी सामने आ गया। उससे कुछ मदद मिलेगी लाली साहब आपको लगता है? मैं तो फिर कह रहा हूं आपको, जब कोर्ट कहती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे अब आ गया है ये जो जज था, तो अब देखें ये कोर्ट क्या करता है। ठीक हो गया जी। इमरान साहब, हिलाली साहब तो कह रही हैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है, आपको इसमें क्या नजर आ रहा है? पहली बात तो ये है कि ये केस चल रहा है, ये मुकदमा अदालत में है, इसलिए हमें इस पे बड़ी सोच समझ के बात करनी चाहिए और जो भी इसका फैसला आएगा उस फैसले के बाद पता चलेगा कि आया राना शमीम साहब को सज़ा मिलती है नहीं मिलती, इस साजिश में नवाज शरीफ शरीक हैं नहीं हैं, या क्या मामला होता है। जो भी होता है,
लेकिन बहरहाल ये ज़रूर है कि अदालत जो भी फैसला करेगी उसको फिर हमें सबको तस्लीम करना होगा। लेकिन मैं ये ज़रूर बात समझता हूँ कि हिलाली साहब जो फरमा रहे थे या जो आप पूछ रही थी कि क्या ये साजिश जो है ये मियाँ नवाज शरीफ ने किया, अगर हुकूमत ऐसा समझती है, हो सकता है हुकूमत सही समझती हो, मैं नहीं कहता कि नवाज शरीफ साहब ने नहीं किया। अगर हुकूमत ये समझती है कि नवाज शरीफ साहब ने ये साजिश की है तो हुकूमत उनके खिलाफ एक अलग मुकदमा करवा दे और उनसे ये तहकीकात करवाई जाए। अदालत अगर इस नतीजे पे पहुंचे और ये वाकई पता चल जाए अदालती इस मुकदमे के बाद कि जी उन्होंने ही साजिश ये की है, तो फिर ऐसी कार्रवाई की जाए कि आइंदा कोई बंदा इस तरह की साजिश कर ना पाए। ये वंस फॉर ऑल इस तरह के मसले हल होने चाहिए। मुकदमे की जरूरत क्यों है? इस मुकदमे से ही फैसला तो हो सकता है, इसमें पता चल सकता है कि उनके इमा पर ये सारा मामला हुआ है या नहीं, क्योंकि ये चीज तो डिस्कस हो रही है ना। बिल्कुल हो रही है, लेकिन अभी तक पता तो नहीं ना चला। अभी नहीं चला, लेकिन इसी केस में चल सकता है। पता तो चलेगा ना उस वक्त जिस वक्त ये फैसला आएगा। लिहाजा मैं समझता हूँ कि अभी फैसला आने तक इस पे कोई ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, फैसले के बाद इसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आपको इसमें जो एक और एंगल भी है वो ये भी चल रहा है। जी चले हिलाल साहब आप कर लें कमेंट, फिर मैं आगे चलती हूँ। जी कलीबरी फॉन्ट का तो फैसला आ गया है ना, उसकी तो सजा हो गई थी उन्हें बीच में ही, कतरी और मेरे ख्याल 1-1.5 साल की कतरी खत का फैसला आ गया है ना। हाँ जी, तो उनके तो फैसले हो चुके हैं। मलिक का नहीं आया है क्या यार? फॉर गॉड से ये सब होक्स है जी, ये सब होक्स है। अब देखें क्या फैसला आता है, चलिए फैसला के लिए ठहरते हैं। लेकिन इमरान साहब इसका पॉलिटिकली क्या कोई नुकसान होगा? क्योंकि आमतौर पर जैसे हिलाल साहब अभी कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें सामने भी आ जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पॉलिटिकली उस तरह से पार्टीज को हमने नहीं देखा कि नुकसान हुआ हो या लीडरशिप को कोई उसके इमेज को नुकसान हुआ हो। अगर ऐसी चीजें साबित होती है तो क्या ये PMLN के लिए कोई नुकसानदेह साबित होगी? मैं समझता हूँ कि नहीं नुकसान होगा। उसकी बुनियादी वजह यही है जो आपने की ना कि पहले भी देखा गया है कि इस तरह की चीज़ों से नुकसान नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हालात ऐसे बना दिए जाते हैं, इस तरह का एक मोमेंटम बना दिया जाता है, मौक़िफ़ ये कर दिया जाता है कि ये सियासी तौर पे ये सारी चीज़ें हुई हैं। अगर वाकई किसी एक केस में भी किसी एक सियासी लीडर को भी प्रॉपर कानून के मुताबिक सज़ा हो जाए और ये इस्टेब्लिश हो जाए कि वाकई ही कानून के मुताबिक जो भी जुर्म करेगा उसको सज़ा मिलेगी, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये ट्रेंड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो अगर हिलाली साहब ये मामला सारा अब इस्टेब्लिश होता है, आपको क्या, आप तो वैसे कह रहे हैं कि ये चीज़ जो है अब काफ़ी अयां हो गई है, लेकिन इसमें हमने ये भी अभी देखा है कि वैसे मैं ये सवाल थोड़ा इमरान साहब से भी करना चाह रही थी, दोनों ही आप इस पर कमेंट कर दीजिएगा कि जो सहाफ़त का मामला है इसमें उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रहा है कि जब आप एफिडेविट अगर छाप रहे हैं तो क्या आपको उसकी तस्दीक करानी चाहिए या बगैर तस्दीक किए ही हो जाए? क्योंकि बहुत सारे लोग एक बात कर रहे हैं कि जी रिपोर्टर का काम तो रिपोर्ट करना है, तो उसके ऊपर क्यों कार्रवाई हो रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कोर्ट और कंटेम्प्ट है, और इस पे वो मीडिया का जो आपने अभी ये जिक्र किया है, पाकिस्तान का मीडिया इज़ डिवाइडेड। जैसे मैंने पहले कहा, तकसीम हुआ है। आधा मीडिया जो है, और ख़ास तौर ये ख़ुद मीडिया वाले कहते हैं कि हमारे कुछ लोग हैं बिल्कुल वन साइडेड हैं, ब्लाइंडली अंधे तरह उनके पीछे लगे होते हैं, और फिर लोग गलत चीज़ें कहते हैं कि इसलिए और उसलिए। उसमें मैं नहीं जाना चाहता। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि जो मीडिया है पाकिस्तान का, ब्लैक एंड वाइट डिवाइडेड, कंप्लीट डिवीजन। आपको पता है एक तरफ कौन है, दूसरे तरफ कौन है। एक तरफ के ढंडोरा पीट रहे हैं, एक तरफ के लोगों उनके पब्लिकेशंस में वो छाप रहे हैं। ठीक है, मगर कोर्ट जो है वो नहीं कहना चाहती है कि इसलिए तुमने किया है। अच्छा, कोर्ट कहना चाहती है, पहले तो देखना चाहती है कि ये ऑब्जेक्टिवली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है कि नहीं। राइट, वो जब एक दफे फैसला करेगा फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है। मगर कोर्ट भी मेरे ख्याल में इस गंध में नहीं आना चाहती। अच्छा, इस गंध है ना इसमें। कोर्ट वो कहा है, वो जो चीफ जस्टिस है ना, कहते हैं वो छोड़ें, आप क्यों किया इन्होंने, मिनल्ला साहब ने, कि क्यों किया, ये किया, उस पे सब छोड़ें। इन्होंने पहले स्टडी किया था कि नहीं, दरियाफ्त करने की कोशिश की थी कि नहीं, वो सब छोड़ें। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड देखते हैं कि या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस, ये पता चल जाएगा। जी इमरान साहब, लेकिन मेरे लिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि सहाफ़ी के तौर पर हमें ये जानना है कि हमें क्या हर खबर की पहले तस्दीक करनी है छापने से पहले, या क्या होगा?
देखिए पहली बात तो ये कि इनिशियली तो हर साफ़ी को तस्दीक करनी चाहिए। अच्छा। लेकिन हर साफ़ी एक हद तक की तस्दीक कर सकता है ना। अब हर साफ़ी के पास ना तो इतने वसाइल होते हैं, ना उसके पास लेबॉर्ट्रीज़ हैं, और ना ही उसकी उस तरह रसाई होती है। अब एक अगर नोटरी पब्लिक का एक तस्दीक शुदा अगर एफिडेविट आया है और उसने अपने तय तस्दीक कर ली है, तो उसने खबर दे के मैं नहीं समझता कि कोई गलत काम किया। ठीक है। दूसरी बात यह कि अदालत ने अभी कोई कार्रवाई शुरू नहीं की। अदालत ने यह कहा है कि अगर हमें इसमें कोई किरदार नज़र आया तो हम उसके बाद इस पर कोई कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि सहाफ़ी का काम बुनियादी तौर पर, हर रिपोर्टर का काम यही होता है कि वो बगैर किसी उसमें इजाफा किए अपनी पसंद या नापसंद को बलाए ताक रख के जो चीज़ फैक्चुअल बेस्ड है उसको जरूर आवाम तक पहुंचाए। बिल्कुल ठीक है। चलिए जी एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं कोरोना केसेस की, जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं और कुछ तो रिस्ट्रिक्शंस भी हम देख रहे हैं कि इस वक्त इम्पोज कर दी गई हैं मुल्क भर में, कुछ और एक्सपेक्टेड हैं कि हो सकती हैं। लेकिन ये सारे हंगाम हम ये भी देख रहे हैं कि जनाब PSL सर पे खड़ा है, पूरी तैयारी है उसके अगले एडिशन की, लेकिन ऐसे में कोरोना केसेस में तेज़ी से इजाफा और ज़्यादा मैचेस भी उसके कराची में हैं नज़र आ रहे हैं, और जहाँ पे ऑलरेडी केसेस जो हैं वो तकरीबन 50% को शरह छूट रही है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या PSL का इनेकाद खतरे में पड़ जाएगा या फिर क्या होगा, होना क्या चाहिए, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन इस वक्त हम देख रहे हैं कोरोना केसेस में बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है उसके भी केसेस हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल भी शरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ख़ास तौर पर कराची में, सिंध में हम देख रहे हैं कि ज़्यादा तादाद बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में PSL 7 जो है उसका भी बिल्कुल टाइम करीब है और वहाँ पर अरेंजमेंट्स हो रहे हैं और यहाँ पर जो कोरोना केसेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, थोड़ी इस पर भी बात। इमरान साहब, कहीं खुदा न खास्ता PSL का इनेकाद खटाई में तो नहीं पड़ जाएगा? पिछली दफ़ा भी बिल्कुल मज़ा नहीं आया, आधे मैचेस पहले फिर बाद में अजीब ही। सबसे पहले तो मैं PSL से भी पहले मोहम्मद रिजवान को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि देखिए वो T20 के प्लेयर ऑफ द ईयर, बिल्कुल प्लेयर ऑफ द ईयर करार पाए हैं। तो मैं कहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है, और आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया के मैच से पहले ICU में थे, और उसके बाद वो आए और खेले और मुल्क के लिए अपनी खिदमात जो हैं वो की, अच्छी परफॉर्मेंस की, तो उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और मैं अपनी तरफ से, व्यू पॉइंट की तरफ से और GNN की तरफ से ख़ास तौर पर मोहम्मद रिजवान को मुबारकबाद पेश करता हूँ, अल्लाह उन्हें और तरक्की दे। बिल्कुल। हाँ। अब आ जाते हैं PSL की तरफ। देखिए PSL, ये जो कोरोना की पोजीशन है, ये सिर्फ PSL के लिए नहीं खतरनाक, मुझे तो ऐसे लगता है कि जिस तेज़ी से ये फैल रहा है, कहीं पूरी मुईशत जो है दोबारा इसके शिकंजे में ना आ जाए। देखिए आप, अभी तक तो चीज़ें पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी बेहतर है, लेकिन अगर हमने बादतियाती ना छोड़ी, अगर हमने वाकई मास्क का इस्तेमाल ना किया, अगर हमने सोशल डिस्टेंसिंग को प्रॉपर मेंटेन ना किया, तो ये ख़तरनाक हो सकता है। इसी तरह PSL जो है, अगरचे PCB ने इस दफ़ा काफ़ी कोशिश की है, उन्होंने बबल्स भी बना दिए हैं 3 तरह के, कि एक जो टीम्स होंगी वो जिस होटल में रहेंगी वहाँ दूसरा कोई नहीं रहेगा, हर टीम का अलग फ्लोर होगा, उनको खाने पीने का इंतज़ाम भी वहीं होगा और वो सारे वहाँ पे होंगे। दूसरा जो है बबल, उसमें जो मीडिया और इस तरह के ब्रॉडकास्ट वाले और ये जो हैं वो उनका अलग है, वो आपस में मिलेंगे, किसी और से वो कर नहीं सकेंगे। तीसरा ग्राउंड स्टाफ जो है ग्राउंड में ही रहेगा, उसको उसी तरह से देखा जाए। तो PCB अपने तौर पे तो कोशिशें कर रहा है, लेकिन अगर पूरे मुल्क में ये फैल जाता खुदा न खास्ता, तो फिर हम किसी तरह भी इसको बचा नहीं पाएंगे। तमाशाइयों के बगैर होंगे फिर मैचेस के? तमाशाइयों के बगैर मज़ा तो वो नहीं होता, लेकिन बहरहाल आपने सिर्फ अपने मज़े के लिए लोगों की जानों को खतरे में तो नहीं डालना। अभी तक वैसे यही पता चल रहा है कि 25% जो क्राउड है वो अभी तक यही है, अभी तक। लेकिन जाहिर है सिचुएशन जिस तरह तेजी से बदल रही है, हो सकता है इसके ऊपर कोई अगला फैसला है। जी लाली साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? इस तरह की सिचुएशन में PSL का इनेकाद होना चाहिए या पोस्टपोन कर दें? देखिए, पहली बात तो ये है कि टेलीविज़न राइट्स हैं और बहुत सारे पैसे इन्वॉल्व हैं, तो अगर बग़ैर क्राउड भी देखना पड़ा और ये मैचेस हो सकते हैं तो होना चाहिए और होंगे मेरे ख्याल में। हाँ, अगर टीम में लोगों को लग गया, और इम्कान है क्यों नहीं कि टीमों में अगर ये फैल गया, तो फिर ज़ाहिर है लोग नहीं खेल सकेंगे और देयर बी नो पॉइंट, मैच हो नहीं सकेगा।
तो ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि ये फैल रहा है इसलिए कि कराची में जो 50%, पता नहीं 40-50% जो भी है, आज तक मुझे किसी ने नहीं पूछा है किसी रेस्टोरेंट में, पब्लिक प्लेस में, दुकान में, कुछ भी बाहर जो भी लगा हो कि आपका इनोकुलेशन सर्टिफिकेट है, मास्क क्यों नहीं, सर्टिफिकेट है, लगाया है कि नहीं लगाया है, माने कोई नहीं पूछता। There is no discipline। और क्यों नहीं डिसिप्लिन? बिकॉज there is no punishment। सजा भी नहीं है, नहीं पहनो कुछ नहीं, पहनो कुछ नहीं, नई वैक्सीन लगाओ। देखिए अफसोस से ये कहना पड़ता है कि ये हमारे जो शामत आती है ये हमारे हरकतों से आ रही है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि जब तक कुछ पनिशमेंट और इसको कोई और डिसिप्लिन नहीं आएगा इसमें, ये फैलता जाएगा। शुक्र ये है, सिर्फ शुक्र ये है कि सुना है अमेरिकन इतना सीरियस नहीं है, मगर जो लोग बुजुर्ग हैं उनके लिए तो। लेकिन हिलाल साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब आज भी ये बात करते हैं कि हम मईशत को बंद नहीं करने जा रहे, ना हमारा ऐसा इरादा है, हम नहीं बंद करेंगे, बेशक अभी ये हम इसकी 5th वेव से निमट रहे हैं। तो आपको लगता है कि इवेंचुअली इस तरफ खुदा न खास्ता जाना पड़ सकता है? क्योंकि अभी तक तो हमने देखा है कि ये जो पाकिस्तान का फैसला रहा है हर वेव में वो ठीक ही रहा है, तकरीबन सही प्रूफ हुआ है। ये हॉस्पिटल्स पे इतना बर्डन नहीं है। मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल फैसला है प्राइम मिनिस्टर के लिए। एक तरफ से आप जाएं, पुलों के नीचे कितने लोग बैठे होते हैं अपने औजार लेके नौकरी के तलाश में, वो बेचारे, उनके पैसे किधर से आएंगे, उनका पेट किधर भरेगा? वो तो एक बंदा आपको नज़र आता है, घर पे 3-4 और हैं, उनके पैसे किधर से आएंगे? तो वो कहते हैं कि नहीं मैं बंद नहीं करता, और सही है एक लिहाज से। हालांकि आइडियली स्पीकिंग अगर सबके पास खाना घर पे होता और इतने पैसे हमारे पास होते जैसे अमेरिका और ब्रिटेन ने किया है, तो लॉकडाउन है, घर पे खाओ, बस निकलो मत, घर पे खाओ और हर चीज उधर है। मगर हमारे पास ये नहीं है कि या कोरोना से मरो या भूख से मरो। हमारे लीडर्स को ये चॉइस है, जाहिर है वो नहीं करना चाहते, जाहिर है वो फिक्रमंद होते हैं कि लोगों कुछ चीजें ठीक है, कुछ चीज़ें तो की हैं। 50% भी स्कूल्स की और तालीमी इदारों की स्ट्रेंथ कर दी है, जहाँ पे ज़्यादा केसेस निकले हैं उन्हें कम्प्लीटली बंद किया है स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस को, और इसके साथ साथ कुछ और SOPs को भी वो कर रहे हैं रिवाइज फिर से कि जी रेस्टोरेंट्स में ये वो। तो देखिए सबीना, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं समझता हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं समझता हूँ स्कूलों की जो बातें आप कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को कहना चाहिए प्राइवेट स्कूल्स में कि देखिए अगर टीचर्स को नहीं, टीचर्स का तनख्वाह जो है वो आपको हमें पता है देना पड़ता है, और अगर आप स्कूल्स को कम करें तो लोग कहते हैं कि हम बच्चों के पैसे क्यों दें? अगर आप स्कूल नहीं जा रहा है, तुम पढ़ा नहीं रहे हो, तो हम उसको पैसे कैसे दें? फिर टीचर्स कैसे हैं? हम क्यों आके पढ़ाएं अगर हमारा तनख्वाह नहीं मिल रहा है? यू सी, दूसरे मुल्कों में, अमीर मुल्कों में ये सब सब्सिडीज और वन टाइम एक्सेप्शंस पे चल रहे हैं, इसलिए इट्स एन इमरजेंसी। हमारे मुल्क में ये नहीं हो रहा है, और मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर को सोचना चाहिए कि कोई टैक्स रिलीफ दें प्रिंसिपल्स को, प्राइवेट स्कूल्स को, और गवर्नमेंट स्कूल्स को, टीचर्स को कम से कम देते जाएं। ये बिल्कुल ठीक है, बाद में आस्ते आस्ते पैसे लें। गुजारिश ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, और जो बात है ना कि कोरोना से तो पता नहीं मरना है किसी ने या नहीं मरना, लेकिन भूख से मरने के चांसेस ज़्यादा हैं गरीब के लिए। इसलिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो ये सोच है कि लोग कम से कम उस तरह से लॉकडाउन किया जाए, ये समझता हूँ मैं कि बेहतर है। इसी तरह से हम बच सकते हैं, और गरीब के लिए, क्योंकि हुकूमत के पास ना तो ऐसे वसाइल हैं, ना इनमें इतनी अहलियत है कि हर एक के घर में ये खाना पहुँचा सकें, लिहाजा वो बेचारा खुद ही कमा के खा ले तो वो ही उसके लिए बेहतर है। मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इन्हें कोरोना के मामलात में ये ज़रूर हुकूमत को चाहिए कि सख्ती करे, लेकिन मैं फिर कहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ कि सर इस काम में सब कुछ हुकूमत पे नहीं छोड़ा जा सकता, लोगों को खुद भी एहसास जिम्मेदारी करते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कोरोना से बचत जो है उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है, वो है एहतियात। हम जितनी एहतियात कर लेंगे उतना इससे बच सकते हैं। वक्त खत्म हो गया इसी उम्मीद के साथ कि अब हम लोग इसको सीरियसली इसको फॉलो करें ताकि ये ज़्यादा लहर ना फैले और खुदा न खास्ता खतरनाक
नुकसान साबित ना हो। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।